वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी क्लासेस स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट EVS। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर चैप्टर नंबर 5 रीड कर रहे हैं एंड ट्रेडिशनल गेम्स एंड आर्ट्स इस टॉपिक का नेम है। और लास्ट सेशन में हमने जो इस पे देखा था 3 गेम्स का इम्पोर्टेंस के बारे में रीड कर रहे हैं जो ट्रेडिशनल गेम्स होते हैं। और यहाँ पर हमने कुछ गेम्स के रीड करा है जैसा कि बोट रेस फ्रॉम केरला, आर्चरी एंड रेसलिंग। 3 गेम्स हमने कवर किए थे और रेस्ट ऑफ द गेम्स आज हमको कवर करने हैं। ठीक है, तो हम लोग अपनी नेक्स्ट गेम की तरफ चलते हैं जो ट्रेडिशनल गेम्स है, और वो है कलारीपयट्टू। ठीक है, कलारीपयट्टू ये जो गेम है ये बेसिकली केरला से ही बिलोंग करता है। तो आइए रीड करते हैं। कलारीपयट्टू is a gift to the modern world and the mother of all martial arts। What he say कि जो कलारीपयट्टू है, ठीक है, ये पर्टिकुलर खेल का नाम है जो पारंपरिक ट्रेडिशनल खेल है केरला का। जैसे कि इस फिगर्स में आप देख पा रहे होंगे, इसे हम तलवारबाजी भी बोलते हैं। लोकल लैंग्वेज में कलारीपयट्टू के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक मार्शल आर्ट है जैसा कि यहाँ पर बता रहा है कि कलारीपयट्टू इज़ ए गिफ्ट टू द मॉडर्न वर्ल्ड, कि मॉडर्न वर्ल्ड को एक गिफ्ट है, एंड द मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट। और इसे क्या कहा गया है, इस खेल को मदर ऑफ ऑल मार्शल आर्ट कहा गया है कि सभी प्रकार के जो मार्शल आर्ट्स हैं उन सबकी जननी इस खेल को कहा गया है। ओके, इट इज़ एन इंडियन मार्शल आर्ट फ्रॉम केरला, साउथ इंडिया। और ये क्या है कि यह इंडियन मार्शल आर्ट है, प्योरली इंडियन मार्शल आर्ट का किस स्टेट से, केरला की। ठीक है, जो कि साउथ इंडिया का लास्ट स्टेट है। हमने जैसा कि देखा है सबसे लास्ट में केरला ही है। दिस मार्शल आर्ट वाज प्रैक्टिस्ड प्राइमरीली बाय द मार्शल कास्ट लाइक नैयर्स ऑफ केरला। ओके, तो इस साउथ इंडिया में केरला स्टेट से बिलोंग करता है ये। दिस मार्शल आर्ट वाज प्रैक्टिस्ड प्राइमरीली बाय द मार्शल्स कास्ट लाइक नैयर। तो इसकी जो शुरुआत हुई, जो ये प्राइमरीली रूप से इसको अभ्यास किया जाता था, कहाँ पर, प्रैक्टिस का मतलब अभ्यास करना प्राथमिक तौर पर, कहाँ पर, कि जो एक नैयर कास्ट है, ठीक है, नैयर नाम की जो कास्ट के लोग हैं वो इसे प्रिपेयर करते थे, मीन्स इसका अभ्यास करते थे। ठीक है, जैसे कि अलग अलग जातियां हमारे यहाँ पर होती है साउथ में, नॉर्दर्न इंडिया में और मिडिल इंडिया में। वैसे साउथ में जो नैयर समाज के लोग थे, जो नैयर समुदाय के जो लोग थे, एक्चुअल में वे लोग जो हैं इस कलारीपयट्टू की प्रैक्टिस करते थे, जो कि केरला में होते हैं। ओके, इट इंक्लूड स्ट्राइक, किक, ग्रैपलिंग, प्रेसेस फ्रॉम वेपनरी एंड हीलिंग मेथड। तो ये क्या है, इसमें क्या क्या शामिल है, जो कलारीपयट्टू जो पारंपरिक खेल है इसमें क्या क्या होता है। एक स्ट्राइक, एक तरह का हमलावर गेम है। ठीक है, कि इसमें स्ट्राइक की जाती है, ठीक है, सामने से हमला किया जाता है, किक्स मारी जाती है, मीन्स पैरों का उचित उपयोग किया जाता है, ग्रैपलिंग, जूझना सामने वाले अपोनेंट से, प्रेस फ्रॉम वेपनरी, हथियार लेकर के, एंड हीलिंग मेथड। ठीक है, कि एक स्वास्थ्यप्रद टाइप का जो है ये मेथड है। तो इसमें अलग अलग जो स्थितियां हैं, हाव भाव और पूरे शरीर का इसमें जो बॉडी का यूज़ होता है, स्ट्रेच करके, साथ में कूद करके, अपने पैरों का सही इस्तेमाल करके, ग्रैपलिंग, किकिंग, इस तरह से जो हथियार का, ये जो तलवार लेकर के इसको किया जाता है। तो ये ऐसा खेलाभ्यास है। रीजनल वेरिएंट आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू जियोग्राफिकल पोजीशन इन केरला। तो अगर प्रादेशिक तौर पे देखा जाए तो रीजनल मीन्स होता है क्षेत्रीय स्तर पे। ठीक है, क्षेत्रीय स्तर पे तो क्षेत्रीय प्रकार हैं इसके, वो अलग अलग वर्गीकृत किए गए हैं। ठीक है, क्षेत्रीय प्रकारों को क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। कैसे, अकॉर्डिंग टू जोग्राफिकल पोजीशन इन केरला। तो जो केरला की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके अनुसार इसको क्लासिफाइड किया गया, वर्गीकृत किया गया। जैसे कि जो केरला का स्टेट है उसको बांटा गया है। अब यहाँ पर आगे देखते हैं, सच एज द नॉर्दर्न स्टाइल, द साउदर्न स्टाइल एंड द सेंट्रल स्टाइल। ठीक है,
तो केरला जो स्टेट है उसको 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया गया और 3 पार्ट में इसकी अलग अलग स्टाइल में थोड़ी सी भिन्नता पाई जाती है। जो केरला का उत्तरी भाग है जिसको नॉर्दर्न स्टाइल कहा गया, और केरला के दक्षिण में साउदर्न स्टाइल का जो कलारीपयट्टू वो खेला जाता है, एंड द सेंट्रल स्टाइल अपने आप में भिन्न है। तो इसको क्लासीफाइड किया गया अलग अलग तरीके से। नॉर्दर्न कलारीपयट्टू इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हार्ड टेक्निक। तो इसमें से जो उत्तरी केरला का जो नॉर्दर्न कलारीपयट्टू है उसमें प्रमुख रूप से हार्ड टेक्निक का यूज़ किया गया, प्रिंसिपल ऑफ हार्ड टेक्निक। तो बहुत ही कठिन तकनीकी सिद्धांतों पर आधारित है। कौन सा? जो नॉर्दर्न स्टाइल है इसका। वहीं पर देखा जाए तो वाइल द साउदर्न स्टाइल प्राइमरीली फॉलो द सॉफ्ट टेक्निक, और वहीं पर हम देखें तो दक्षिणी केरला में जो स्टाइल फॉलो किया जाता है कलारीपयट्टू का वो थोड़ा सा सॉफ्ट टेक्निक का यूज़ किया जाता है, मीन थोड़ा सा ईजी। इवन थॉट बोथ सिस्टम मेक यूज़ इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल कॉन्सेप्ट। ठीक है। और जहाँ पर हम देखते हैं कि जो सेंट्रल केरला है, सेंट्रल स्टाइल जिसको कहा गया, तो उसमें जो नॉर्दर्न एंड साउदर्न दोनों को मिला कर के यूज़ किया जाता है, दोनों के कॉन्सेप्ट शामिल किया जाता है। मीन्स सबसे जो कठिन कलारीपयट्टू है वो कौन सा है? नॉर्दर्न स्टाइल है, क्योंकि उसमें हार्ड टेक्निक यूज़ की जाती है। साउदर्न में सॉफ्ट की जाती है, और जो मिडिल है सेंट्रल उसमें दोनों टेक्निक का यूज़ किया जाता है। ओके। Kalaripayattu has contributed to the traditional art and dance form of Kerala, like Kathakali and Kodiyattam। तो जो कलारीपयट्टू है इसका बहुत बड़ा रोल है। कलारीपयट्टू हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द ट्रेडिशनल आर्ट। तो कलारीपयट्टू का बहुत ही योगदान है ट्रेडिशनल आर्ट में, मीन्स जो पारंपरिक कलाओं में बहुत बड़ा योगदान है। कैसे? जैसे कि डांस फॉर्म में, जो साउथ के डांस फॉर्म है, डांस फॉर्म ऑफ केरला, साउथ के जो केरला के डांस फॉर्म है, जैसे कि जो कथकली जो नृत्य कला है, एंड कोडियट्टम, ये जो 2 नृत्य कला है, इसमें जो हाव भाव हैं, जो शारीरिक स्थितियों में जिस तरह का परिवर्तन किया जाता है, तो वो कलारीपयट्टू से प्राप्त हुआ है या उससे सीखा गया या उसका योगदान है माना जा सकता है। ठीक है, क्योंकि उसमें उस तरह की स्थिति बनती है। सम ट्रेडिशनल इंडियन डांस स्कूल स्टिल इनकॉर्पोरेट कलारीपयट्टू एज अ पार्ट ऑफ देयर एक्सरसाइज रीजन। तो कुछ ऐसे ट्रेडिशनल डांस स्कूल हैं साउथ के जो कि क्या करते हैं, कलारीपयट्टू को अपने जो डांस फॉर्म की जो एक्सरसाइज है नियमानुसार शामिल करते हैं अपने डांस फॉर्म में। यानी कि उसकी जो स्थिति है, क्योंकि उसमें पैरों का उचित उपयोग किया जाता है, हाथ के हाव भाव, तलवारबाजी की जो कलाएं हैं, तो उसको डांस फॉर्म में शामिल किया जाता है। ये इसका कहने का मतलब है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट गेम है फ्रॉम केरला। नेक्स्ट हम आते हैं खो खो, और इस गेम से तो सभी कोई परिचित हैं ही, ये हम सबको भी देखने में आता ही है। खो खो इज़ एन इंडियन स्पोर्ट प्लेड बाय टीम ऑफ 12 प्लेयर who try to avoid being touched by member of the opponent team। तो जो खो खो है वो एक इंडियन स्पोर्ट है, भारतीय खेल है, जो कि टीम के साथ में खेला जाता है। और जो टीम में है वो 12 प्लेयर्स होते हैं, 12 खिलाड़ी होते हैं, जो कि ट्राई करते हैं, who try to avoid being touched by member of the opponent team, जो क्या करते हैं, बचने का प्रयास करते हैं छूने से, टच बाय। ठीक है, तो वो टच होने से बचने का प्रयास करते हैं। तो ये इस खेल में होता है। In Kho-Kho, one team side on kneel in the middle of the court in a row with alternate member in the row facing opposite direction. The other team may send 2 or 3 member in the court। अब इसमें क्या होता है कि जो खो खो में जो टीम होती है, जो एक टीम होती है, तो उसके जो बहुत सारे खिलाड़ी क्या होते हैं, वो घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कहाँ पर? जो खो खो का जो ग्राउंड होता है उसके बीच, मिडिल ऑफ द कोर्ट। ठीक है, तो खो खो के मैदान में बीच में बैठ जाते हैं और एक रो में एक सीध में बैठे होते हैं, लेकिन विथ अल्टरनेट मेंबर इन द रो फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। तो जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में घुटनों के बल पर बैठे हुए होते हैं, जैसा कि यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है। एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में वो बैठे होते हैं सेंट्रल में। और क्या होता है, जो दूसरी टीम होती है वो अपने 2 से 3 मेंबर्स को इस कोर्ट में भेजती है खेलने के लिए, जिनका काम होता है इनसे बचना। ओके, द मोटिव फॉर द सिटिंग टीम इज़ टू ट्राई टू टेक द अपोनेंट। तो इसमें क्या होता है
कि जो उद्देश्य होता है, जो बैठी जो टीम है उनका उद्देश्य, सिटिंग टीम का जो उद्देश्य है वो उनका क्या करना होता है कि अपोजिट जो भाग रहे होते हैं अपोनेंट टीम, उनको क्या करना होता है, टैग करना होता है, छूना होता है इस खेल में। द चेजर्स कैन ओनली रन in one direction and cannot cut across the seaters. The chairs have to run round the entire row to reach the other side. तो इसमें क्या होता है, दो चेजर्स होते हैं जो छूने के लिए भागता है, ठीक है। अब ये जो खिलाड़ी है इसका जो एक प्लेयर होता है वो छूने के लिए दौड़ लगा रहा होता है, ठीक है। तो वो क्या करता है, कैन रन इन वन डायरेक्शन इन एंड कैन नॉट कट क्रॉस सीटर्स। तो वो क्या करता है कि वो एक डायरेक्शन में भागता है, लेकिन वो जो बैठे हुए व्यक्ति होते हैं उनको क्रॉस नहीं कर सकता वापस के, उसे एक ही वे में भागना होता है, ठीक है। द चेजर्स हैव टू रन राउंड द एंटायर रो टू रीच द अदर साइड। और जो चेजर्स होते हैं तो वो क्या करता है कि वो एंटायर रो में दौड़ता है, ठीक है, और अदर साइड भी वो जा सकता है। द अदर ऑप्शन इज़ टू पास द चेजिंग जॉब टू अनदर साइड सीटर्स हुज बैक इज़ फेसिंग you. As you are running, the chaser touch the setter he want, usually nearest to the target, and shout "खो" to signify the change of guard. तो इसमें क्या होता है कि जब अपोनेंट चेजर जो होता है, अपोनेंट टीम के खिलाड़ी को हमें छूना होता है, तो वो पूरा राउंड भागता है, लेकिन अगर नहीं छू पाता तो उस स्थिति में जो अपने पास में अपनी टीम का जो मेंबर होता है उससे क्या करता है, उसे पास ऑन करना होता है, ठीक है। अपना जो टारगेट है तो उसको पास द चेजिंग जॉब, तो उसे पास करना होता है जो दूसरा सीटिंग बैठता है। और ये पास हम अपोजिट साइड से करते हैं, मीन्स जिसकी पीठ हमारे तरफ हो हम उसी को पास ऑन कर सकते हैं आगे के खेल के लिए, ठीक है। और पास करते समय उसकी पीठ पर हमें एक थपकी देनी होती है और ज़ोर से चिल्लाना होता है "खो खो" टू सिग्निफाई द चेंज द गार्ड। तो खो कहने का मतलब होता है कि जो भागने की जो जिम्मेदारी थी वो नेक्स्ट वाले प्लेयर्स पे आ गई। अगर मान के चलिए हमने इसको खो दिया तो अब ये भाग के जाएगा और दूसरे को चेस करने की कोशिश करेगा, और जिस पर्सन ने खो दिया है इसको वो यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ऑब्जेक्ट को छूने के लिए ये सारा जो खेल किया जाता है। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू टेक ऑल द अपोनेंट इन द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। इफ़ द अदर टीम टेक लॉन्गर द फॉर्मर टीम विन। और इसमें क्या होता है कि इसी तरीके से सारे खिलाड़ियों को एक एक करके हमें आउट करना होता है और दोनों टीमों का टाइमिंग जो है काउंट की जाती है। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू टेक ऑल द अपोनेंट ऑफ द शॉर्टेस्ट टाइम पॉसिबल। तो क्या होता है कि जो ऑब्जेक्टिव है मीन्स जो अपोनेंट टीम है उसके सारे खिलाड़ियों को कम से कम समय में हमें छू करके आउट करना पड़ता है। और क्या होता है कि अगर फिर बाद में जो दूसरी टीम होती है अगर वो उससे ज़्यादा समय ले रही होती है कि उतने ही खिलाड़ियों को आउट करने में, तो क्या माना जाता है कि जो प्रथम टीम होती है वो विजेता मान ली जाती है। जिसने सबसे कम समय लिया है वही टीम जो है विजेता कहलाएगी। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट खेल आता है कबड्डी, जो कि पूरे इंडिया में खेला जाता है। पूरे देश भर में कबड्डी का जो खेल है वो खेला जाता है और ग्रामीण अंचलों में भी हम देखते हैं कि ये खेला जाता है। कबड्डी इज़ द टीम कॉन्टैक्ट स्पोर्ट दैट ऑर्गेनाइटेड इन इंडिया। सो कबड्डी इज़ द टीम कॉन्टैक्ट स्पोर्ट दैट ऑर्गेनाइटेड इन इंडिया। तो जो कबड्डी है ये एक टीम कॉन्टेंट स्पोर्ट है, एक टीम का खेल है, ठीक है, जिसकी जो खोज हुई है वो इंडिया में ही हुई है, ठीक है, ऑरिजिनेटेड इन इंडिया। तो ये बेसिकली इंडिया से ही इस खेल की शुरुआत हुई है। टू टीम ऑक्यूपाई अपोजिट हल्स ऑफ अ फील्ड एंड टेक टर्न्स सेंडिंग अ रेडर इनटू द अदर हाफ इन ऑर्डर टू विन पॉइंट बाय टैगिंग द मेंबर ऑफ द अपोनेंट टीम। और इसमें क्या होता है कि दो टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट करती है और जो पहली जो टीम है वो अपना रेडर दूसरी टीम की ओर भेजती है और वो लाइन क्रॉस करके दूसरी ओर जाता है और उसका काम क्या होता है कि जो अपोनेंट टीम है उसके मेंबर को टैग करना होता है, मीन्स उसको छूकर आना होता है, ठीक है, ये उसका काम होता है। और उसके आधार पे ही टीम को जो है रेडर पॉइंट डलवाता है कि उसे कितने पॉइंट प्राप्त होगा। द रेडर देन ट्राइज टू रिटर्न टू हिज ऑन हाफ होल्डिंग हिज ब्रीथ एंड
chanting kabaddi 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 during the whole raid. The opposite team tried to hold him in their half till the raider's breath is exhaust. तो इसमें क्या होता है कि जो रेडर होता है, अब पूरा खेल का मैदान होता है और वो आधे सेंटर से पार्टिसिपेट होता है, दोनों टीम का आधा आधा पार्ट उसमें होता है। तो अपने हाफ वन पार्ट से वो सेकंड हाफ वन पार्ट में जाता है और उसका काम है दूसरे अपोनेंट टीम के जो प्लेयर्स है उसको टैग करना और अपनी टीम के लिए पॉइंट जिताना। लेकिन जो दूसरी अपोनेंट टीम होती है उसका काम क्या होता है कि जो रेडर आया है उसे पकड़ के अपनी ही तरफ रोक लेना होता है। तो जो रेडर होता है वो क्या करता है कि एक सांस में ब्रीथ लेकर के कबड्डी कबड्डी ये जो वर्ड है उसे लगातार बोलना होता है, ठीक है। वो सांस छोड़ नहीं सकता है, ठीक है, कि जब तक कि वो अगले वाले अपोनेंट के खेमे में है। और अपोजिट टीम ट्राई करती कि उसे पकड़ के तब तक पकड़ रखे जब तक कि क्या हो गई, रेडर्स ब्रीथ इज़ एग्जॉस्ट, कि जब तक जो रेडर है उसकी सांस थक नहीं जाती तब तक कि उसे पकड़े रहते हैं, ताकि सांस छूट जाने से जो पॉइंट रेडर को मिलने चाहिए थे तो वही पॉइंट किसको मिल जाएंगे, इस टीम को मिल जाएंगे और रेडर क्या हो जाता है, आउट हो जाता है। ये इस खेल में होता है। बेसिकली इस खेल के बारे में हम सब जानते हैं क्योंकि ये हम अक्सर खेलते हैं स्कूलों में या हर जगह, गाँव में कई जगह ये खेला जाता है। द नेम ऑफन chanted during a game derives from a Hindi word meaning holding a breath, which is indeed the crucial aspect of play. It is the national game of Bangladesh and the state game of Punjab, Tamil Nadu and Andhra Pradesh in India. तो ये जो the name of often changing the during the game, तो ये जो कबड्डी कबड्डी शब्द का जो उच्चारण किया जाता है एक्चुअल में ये हिंदी वर्ड से निकला हुआ है, ठीक है। ये डिराइव्स फ्रॉम द हिंदी वर्ड मीनिंग। तो और उसका एक्चुअल में क्या होता है कि होल्डिंग ऑफ ब्रीथ। ये क्यों इसका यूज़ किया जाता है कबड्डी कबड्डी वर्ड का, कि अपनी जो सांस है उसको लगातार रोकने के लिए, उसको होल्ड करके रखने के लिए, एक सांस में बनाए रखने के लिए एक शब्द की चुनाव किया गया। तो कबड्डी कबड्डी जो वर्ड है इसको लगातार बोलने से एक ही सांस में बोला जाता है और सांस को रोकने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। तो और वास्तव में देखा जाए विच इज़ इंडीड द क्रूशियल एस्पेक्ट टू प्ले, तो ये वास्तव में अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण पहलू है इस गेम का कि अपनी सांस को रोक करके किस तरह से अपोनेंट टीम पर जाना एंड अपोनेंट टीम के जो मेंबर्स होते हैं उनको, खिलाड़ियों को आउट करके आना। तो ये अपने आप में एक चैलेंजिंग खेल है। इट इज़ द नेशनल गेम ऑफ बांग्लादेश। तो ये जो कबड्डी गेम है ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है, ओके। जैसे कि भारत का जो राष्ट्रीय खेल है, भारत का जो नेशनल गेम है वो हॉकी है, उसी तरीके से जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रीय खेल कबड्डी को घोषित किया है। इसके साथ ही साथ में स्टेट गेम ऑफ पंजाब, जो कबड्डी है वो राजकीय खेल भी है अलग अलग राज्यों के। तो किस किस राज्यों के, पंजाब, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, ये जो 3 स्टेट हैं, यहाँ का जो राजकीय खेल है, राज्य का जो खेल माना गया है वो कबड्डी को बनाया गया है या घोषित किया गया है, ठीक है। जैसे कि हम मध्य प्रदेश में रहते हैं तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय खेल है वो है मल्लखंब, ठीक है। तो उसी तरीके से पंजाब, तमिलनाडु एंड आंध्रा, यहाँ का जो राजकीय खेल है वो कबड्डी है, ठीक है। और बांग्लादेश का नेशनल गेम है। तो यहाँ पर हमने बेसिकली खेल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, खेलों के बारे में। अब इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। हमने कुल मिलाकर के यहाँ पर जो गेम्स पढ़े हुए हैं ट्रेडिशनल गेम्स में, बोट रेस पढ़ा है जो कि केरला में होता है, ठीक है, साउथ में। साथ में पढ़ा है आर्करी मीन्स तीरंदाजी, रेसलिंग पढ़ी है, कुश्ती या अखाड़ा में बोलते हैं। फिर कलारीपयट्टू, ये भी ऑल्सो फ्रॉम केरला। खो खो, ये पूरे इंडिया में खेला जाता है, एक नॉर्मल स्कूल गेम में भी इसको पार्टिसिपेट किया जाता है। कबड्डी, और ये लास्ट हमारा कबड्डी। तो हमने इतने गेम्स जो है हमारे पारंपरिक खेलों की श्रेणी में आते हैं जो प्राचीन काल से हमारे यहाँ पर खेले जा रहे हैं। अब जो इसकी जो मुख्य समरीज़ है वो हम एक बार रीड कर लेते हैं। कीप इन योर माइंड, इंडियाज़ कल्चर ऑफ ट्रेडिशनल गेम एंड मार्शल आर्ट इज़ रिच एंड वेरिएड।
जो भारत की जो संस्कृति एवं परंपराएं हैं वो गेम्स में निहित है। ठीक है, तो भारत की संस्कृति एवं परंपराएं खेल और मार्शल आर्ट से भरी पड़ी है और उनकी विविधताओं से भरी पड़ी है। अ पर्सन हु पार्टिसिपेटेड इन आर्चरी इज़ नोन एज एन आर्कर और बोमैन। तो जो प्रतियोगी या व्यक्ति आर्करी मीन्स तीरंदाजी प्रतियोगिता में भाग लेता है उसे आर्कर या बोमैन कहते हैं। ठीक है, और हिंदी में उसके लिए तीरंदाज शब्द का यूज़ किया जाता है, अदरवाइज़ अंग्रेजी में आर्कर या फिर बोमैन। इन एशियन टाइम रेसलिंग कंपटीशन यूज्ड टू टेक प्लेस बिटवीन किंगडम। और प्राचीन समय में जो रेसलिंग होती थी, अखाड़ा या कुश्ती प्रतियोगिता, इसका उपयोग किया जाता था कि किंगडम्स के बीच में, दो राज्यों के बीच में सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए अपने आप को इस प्रतियोगिता का इस्तेमाल किया जाता था या इसको खेला जाता था। कलारीपयट्टू हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द ट्रेडिशनल आर्ट एंड डांस फॉर्म ऑफ केरला। जो कलारीपयट्टू जो खेल है इसका बहुत बड़ा योगदान है किसमें, पारंपरिक कलाओं में, और जो पारंपरिक जो डांस है केरला का कथकली, उसमें भी इसका काफ़ी बड़ा योगदान है। खो खो इज़ एन इंडियन स्पोर्ट प्लेड बाय टीम ऑफ 12 प्लेयर्स। जो खो खो है वो भारतीय खेल है जो कि 12 खिलाड़ियों के द्वारा खेला जाता है। कबड्डी इज़ अ टीम कॉन्टैक्ट स्पोर्ट दैट ओरिजिनेटेड इन इंडिया। तो जो कबड्डी है एक टीम कॉन्टैक्ट गेम है, ठीक है, खेल है जिसका ओरिजिन कहाँ पर हुआ है, ये ओरिजिनेट हुआ है इंडिया में, भारत में इसकी खोज हुई है कबड्डी की। ठीक है, तो ये सारे गेम्स पढ़ करके हो गए हैं और ये हमारा जो लेसन है 5th वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ओके।